अक्सर देखा जाता है कि लोग शहरी जीवन को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। जो लोग गाँव से शहर में बसे हैं, वो तो अक्सर गाँव की ही बातें किया करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि गाँव में लोग एक-दूसरे पड़ोसी में घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपस में मिल-जुल कर रहते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है, तो फ़ौरन गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अगर किसी के घर में खाने को तकलीफ़ है, तो उसकी कुछ हद तक मदद करते हैं। आस-पास में क्या चल रहा है, उनको काफ़ी हद तक जानकारी होती है, जिसे शहरी लोग प्राइवेसी का नाम देकर आपस में थोड़ा दूरी बना लेते हैं, जो एक हद तक एक सही प्रैक्टिकल चीज़ भी है। मगर अक्सर लोगों से अगर पूछा जाता है, तो वो लोग यही कहते हैं कि शहरी जीवन से ग्रामीण जीवन उन्हें ज़्यादा पसंद आता है और उन्हें ज़्यादा वहाँ शांति का प्रभाव मिलता है। ऐसे ही एक शहरी जीवन में एक घर होता है, उस घर में कई दिनों से वो घर के लोग बाहर नहीं आते हैं। कई दिनों से उस घर के बाहर ताला गेट लॉक होता है, एक अजीब-सी दुर्गंध उस घर से आ रही होती है, मगर किसी ने भी आस-पास के पड़ोसियों ने जानने की कोशिश तक नहीं की कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि शहर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता और अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई ज़्यादा जाँच-पड़ताल करता है, तो उसे प्राइवेसी के नाम पर रोक दिया जाता है कि किसी के मामले में क्यों दखल देना है। ऐसे ही एक सच्ची घटना के बारे में इसी से रिलेटेड शहरी जीवन से रिलेटेड हम एक सच्ची घटना के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी माँ और बेटी के कत्ल की कहानी, जिसको इसके सामने आने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी बेरहमी से कोई किसी को कैसे ही मार सकता है। कहानी शुरू होती है, बिहार प्रदेश का एक इलाका होता है शिवांग, और वहाँ पर एक महिला होती है, उसका नाम होता है प्रतीक्षा, जो कि काफ़ी परेशान होती है। कई दिनों से वो अपनी छोटी बहन को लगातार कॉल कर रही थी। उस बहन का नाम था आकांक्षा उर्फ रितु। उसकी बहन एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, शिक्षिका थी, और कई दिनों से उसका फ़ोन या तो लगता नहीं था और लगने पर रिसीव कोई नहीं कर रहा था। वो बहुत दिनों तक 5-6 दिनों तक कोशिश करती है कॉल करने की, और परेशान होकर वह 24 अप्रैल 2024 को लगभग शाम के 6 सवा 6 बजे राजस्थान का एक ज़िला है खैरथल, और वहीं से 13 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है टपुकड़ा थाना, और वहाँ की एक सोसाइटी के 10th फ्लोर पर पहुँच जाती है। और वहाँ के 10th फ्लोर पर पहुँचने पर लगातार कॉल करने लगती है, लगातार दरवाज़ा खटखटाती है, मगर 15-20 मिनट तक जब कोई जवाब नहीं आता, कोई सामने से दरवाज़ा नहीं खोलता, तो वो आसपास के पड़ोसियों से मदद लेने जाती है और उनसे पूछती है कि कई दिनों से आपने इस घर के लोगों को देखा है? तो उनमें से कई लोग तो कहते हैं हम ध्यान नहीं दिया, और कई कहते हैं कि हाँ, हमने नोटिस तो किया है कि 5-6 दिनों से दरवाज़ा खुला नहीं है, मगर हो सकता है वो लोग कहीं गए हों। अगर उसकी बहन कहती है अगर वो लोग कहीं गए हैं तो कहाँ गए हैं, फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, वो काफ़ी चिंतित लगती है। इस पर एक पड़ोसी से वो पूछती है कि आप तो बहुत पास में रहते हैं, क्या कोई दुर्गंध सी आपको नहीं महसूस हुई? तो वो कहते हैं कि हाँ, कई दिनों से यहाँ बदबू सी है, मगर कई बार घर के अंदर चूहा या कोई जानवर मर जाता है, और हम आजकल के ज़माने में किसी के घर में ताक-झाँक करना सही नहीं लगता, इसीलिए हमने उस दुर्गंध को काफ़ी दिनों से इग्नोर किया हुआ है। इस सब मामला प्रतीक्षा को सही नहीं लगता है, और वो फ़ौरन वहाँ के थाने में फ़ोन लगाती है। वहाँ के फ़ोन लगाने के बाद वहाँ के उसकी बात टपुकड़ा थाना के एसएचओ से होती है, जिनका नाम होता है भगवान या भगवंत सहाय। वो उन्हें बताती है कि यहाँ क्या हो रहा है, और उन्हें सारी डिटेल्स बताने के बाद वो इस मामले की सूचना अपने उच्च अधिकारी डीएसपी शिवराज सिंह से बताते हैं, और शिवराज सिंह अपनी टीम के साथ वहाँ पर भारी बल के साथ पहुँच जाते हैं। वहाँ डॉग स्क्वाड भी बुलाया जाता है, और उन डॉग्स की हरकतों से ज़ाहिर था कि कुछ तो गड़बड़ है, जिस तरीके से वो वहाँ पर लगातार बेचैन हो रहे थे। इस पर वीडियोग्राफी चालू कर दी जाती है, सारे लोग वहाँ जमा होने लगते हैं, काफ़ी भीड़ उस फ्लैट के बाहर लग जाती है। इस पर गेट खटखटाया जाता है, जब सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता तो काफ़ी देर कोशिश करने के बाद गेट को तोड़ दिया जाता है, और गेट खुलते ही एक बहुत ही बेकार तरीके की स्मेल उस घर से आ रही होती है, जहाँ पर खड़े रह पाना पुलिसकर्मियों और आसपास के लोगों और उस बहन प्रतीक्षा के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। कैसे-तैसे करके वो लोग घर के अंदर घुसते हैं और घर के सारे कमरे, दरवाजे, किचन वगैरह में तलाशी चालू करते हैं। तब जाकर एक रूम के अंदर बाथरूम में 2 लाशें उन्हें बरामद होती है, जो कि काफ़ी सड़ी हुई और गंदी हालत में होती है। उसमें से एक लाश होती है आकांक्षा की, जो कि उसकी उम्र लगभग 25-26 साल की होती है, और एक छोटी-सी बच्ची नव्या पांडे, जो उसी की बेटी होती है, जिसकी उम्र 4 साल होती है। उन दोनों की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी, काफ़ी सड़ने और कीड़े वगैरह लग चुके थे, और काफ़ी गंदी दुर्गंध वहाँ से आ रही थी। जिसने उस मंज़र को देखा, वो उस मंज़र को
को भूल नहीं पा रहा था कि इतनी बेरहमी से एक छोटी बच्ची और उसकी माँ को किसने मार डाला, और कई दिनों से ये लाशें यहीं सड़ रही है, लेकिन आसपास को किसी में भनक तक नहीं हुई या किसी ने जानने की कोशिश तक नहीं की। अगर उसकी बहन वहां नहीं पहुंचती तो ये बात कई दिनों तक और अंदर ही सड़ती रहती वो लाश, और बातें अंदर तक दबी रहती। इस पर पता चलता है कि इन दोनों, आकांक्षा और नव्या पांडे की लाश तो वहां से मिली है, मगर आकांक्षा का पति और नव्या का पिता निशांत पांडे वहां से फरार है, गायब है, या उसे भी कुछ हो चुका है। उस समय सबसे बड़ा सवाल था। वो गुरुग्राम के प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। इस सब पे पुलिस तहकीकात में आगे बढ़ती है कि वाकई निशांत पांडे कहीं फरार है या उसे भी कुछ हो चुका है। इस पर पुलिस अपनी लगातार कार्रवाई चालू करती है। इस पर उसकी जो बहन होती प्रतीक्षा, वो काफ़ी दुखी हो जाती है, काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या नज़ारा देखा है। इस पर उसकी माँ को भी बुलाया जाता है, प्रतीक्षा और आकांक्षा की माँ को बुलाया जाता है। वो भी काफ़ी दुखी और हैरान रह जाती, सदमे में जा चुकी थी। इस पर निशांत की फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, मगर उनसे कोई कांटेक्ट उस समय हो नहीं पा रहा था। ये बात काफ़ी अजीब लगती है पुलिस को और उनकी बहन और उसकी माँ को। जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि काफ़ी चौंकाने वाले मामले सामने आने वाले हैं, और यह मामला इतना सीधा नहीं था जितना लग रहा है। मामला एक्चुअली जो कहानी है ये चालू होती है 2012 से। 2012 में नया नया फेसबुक का चलन था। फेसबुक पे लोग अकाउंट्स बना रहे थे अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में। नए नए लोग साइबर कैफे में जाके चैटिंग किया करते थे। इस पर एक अकाउंट बनता है आकांक्षा उर्फ रितु का, और एक अकाउंट होता है निशांत पांडे का। ये दोनों फेसबुक में एक दूसरे को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट उस समय के हिसाब से भेजते हैं, और उस समय सिर्फ चैटिंग का ही ऑप्शंस हुआ करते थे। तो वो लोग काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक चैटिंग्स करते हैं। लोग, उनके बीच दोस्ती होती है, फिर इतना लगाव हो जाता है कि एक दूसरे से बात किए बिना वो लोग रह नहीं पाते। इस पर उन लोग धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि इनका रिश्ता आगे बढ़े, और इस बीच वो लोग अपने घर वालों से कुछ नहीं बताते हैं कि इन दोनों की दोस्ती इस कदर आगे बढ़ रही है। इस पर जब साल 2015-16 आता है तो निशांत और आकांक्षा तय करते हैं कि अब उन्हें अपने घर में बताकर शादी कर लेनी चाहिए। वो जो निशांत था वो बीटेक टॉपर था, और हरियाणा के दिल्ली में उसका एक जॉब उस समय उसे मिल चुका था, और वो लड़की वालों से बात करके उन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी से वो लोग खुशी खुशी उस आकांक्षा उर्फ रितु की विदाई कर देते हैं। मगर यहाँ पर इनको नहीं पता था कि निशांत ने बहुत बड़ी चालबाजी की थी, और उसने अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी नहीं बताया था इस शादी के बारे में। कुछ भी बहाना करके उसने टाल दिया था ये बात, और शादी करके वो लड़की तो लेकर चला जाता है। मगर उसके फैमिली वालों को इस बात की खबर नहीं थी कि उसने जॉब के साथ साथ वहाँ शादी करके घर भी बसा लिया है। आगे कुछ सालों तक घर बहुत शांति से उनका गुजरता है। उसकी जॉब भी रहती है। वो लोग राजस्थान के एक फ्लैट में रहने लगते हैं। राजस्थान के से कम जो खैरथल है उसके एरिया से 13 किलोमीटर दूर एक टपुकड़ा थाना है, वहाँ पर एक अपार्टमेंट में 10th फ्लोर में वो लोग रहने लगते हैं। सब कुछ काफ़ी ठीक था। बीच बीच में अब ये निशांत की प्लानिंग थी या वाकई ऐसा था कि उसे अपनी, उसकी बीवी बेहद सुंदर थी, आकांक्षा बेहद खूबसूरत थी, तो उसे लगातार उस पर शक करने का आदत था कि तुम कुछ गड़बड़ है, तुम इतनी सुंदर हो, मैं जॉब पर, इस तरीके की बातें, इस तरीके से वो अपनी पत्नी को परेशान किया करता था। मगर कहीं हद तक ये निशांत की चाल भी थी, क्योंकि उसे अपने घर वालों को ये सब नहीं बताना था। और इसी बीच उन लोगों की बहस बढ़ने लगती है। कुछ महीनों तक बहस चलती है और हाथापाई तक बात आ जाती है। इसी बीच बिहार जाता है, वो अपने होम टाउन जाता है, और वहाँ अपने, क्योंकि उनके घर वालों को इस शादी और इस बच्ची के बारे में पता नहीं था, तो वो लोग उस पर शादी का दबाव बनाते हैं, और वो उन्हें बिना कुछ सफाई दिए दूसरी शादी भी कर लेता है। हालांकि उसने उस पहली पत्नी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो उसने पहली पत्नी को अपने होम टाउन में रखा था, और दूसरी पत्नी इस अपार्टमेंट में रहती ही थी। इससे किसी को भी कुछ पता लगने का कोई खास शक नहीं था, क्योंकि आकांक्षा कभी अपने ससुराल गई ही नहीं थी, और उसकी दूसरी पत्नी को भी उस इधर आने का कोई चांस नहीं था। उसने कहा तो वो यहाँ अकेले रहकर जॉब करता है। इस तरीके से मामला बहुत आगे दिन तक चलता है, बट एक दिन किस तरीके से आकांक्षा को पता चल जाता है और मामला बहुत बिगड़ने लगता है। 14 अप्रैल 2024 को उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, और इस समय निशांत को समझ में आ चुका था कि अब इस आकांक्षा का कुछ करना होगा, ये ऐसे शांत तो नहीं बैठेगी। 2-3 दिन वो ऐसे ही लड़ाई झगड़ों में बीतते हैं, और 17 अप्रैल को फिर से उनके बीच में, जब वो काम से घर लौटता है, किसी बात पर बहस होती है। बहस निशांत ने चालू की थी, इस बात का कोई सबूत तो नहीं है, बट बहस चालू जरूर होती है, और इतने गुस्से में आ जाता है निशांत कि वो अपनी पत्नी आकांक्षा का
जब तक गला दबाता है, जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। और उस समय शाम के लगभग 7-8 बजे थे। उस बच्ची को कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ की जान ले जा चुकी है। वो नॉर्मल तरीके से उसे खाना-वाना खिलाता है और कुछ बहाना बनाकर उसे सुला देता है। रात भर उसकी माँ को वो बिस्तर पर सुला देता है, मरी हुई माँ को। बीच में अपनी उस बेटी को सुला देता है और बाजू में खुद भी रात भर सोचता रहता है कि आखिर अब मुझे क्या करना है। उस समय गुस्से में उसने भले ही अपनी पत्नी को मार दिया था, मगर गुस्सा शांत होने के बाद वो रात भर सोचता है, मगर उसका दिमाग किस हद तक खराब हो चुका था कि उसने सोती हुई बच्ची को सुबह 4 बजे उसका गला दबाकर उसकी भी जान ले ली। वो बच्ची जो उसे किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी, वो कुछ और तरीका भी निकाल सकता था। अगर उसने गुस्से में अपनी पत्नी को मार भी दिया था, तो उसने सुबह-सुबह सोती हुई बच्ची को भी मार डाला और दोनों को बाथरूम में बंद कर वहाँ से फरार होकर अपने बिहार, अपने होम टाउन चला जाता है। इस बात को लगभग 6-7 दिन बाद 24 अप्रैल को जब उसकी बहन वहाँ आती है, तो लाशें सामने आती है, मामला खुलता है और पुलिस जब निशान के पीछे तफ्तीश करती है, उसके घर तरफ जाती है, तब वो जाकर बिहार में उन्हें उसके घर पर वो पकड़ा जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है और वो सारा गुनाह कबूल करता है। ये बात काफ़ी चौंका देने वाली थी। सारे लोग भी यही कह रहे थे कि दोनों के कत्ल के बीच में 9 घंटे का फ़र्क था। उसने 9 घंटे शांति से सोचने के बाद भी एक और कत्ल किया। यह बात उसके लिए फांसी की सज़ा के लिए काफ़ी होनी चाहिए। लोगों पे काफ़ी गुस्सा उठ पड़ता है कि उसने 9 घंटे बाद भी उस बच्ची को दोबारा क्यों मारा? अगर उससे गलती हो भी गई थी तो वो उसका कोई समाधान निकाल सकता था, मगर उसने 9 घंटे बाद एक सोती हुई बच्ची को, अपनी ही बच्ची को जान से मार डाला और दोनों को बाथरूम में छोड़कर वहाँ से फरार हो गया। इस मामले में लगातार कई सामने आ रहे हैं कि आगे चल के उसे क्या सज़ा होगी। यह गर्भ फ्यूचर के गर्भ में छुपा है, मगर उसे फांसी की सज़ा की मांग की जा रही है। इस मामले को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना या ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप तक एक सच्ची घटना को पहुंचाना था और आपको सतर्क और सचेत करना था। नमस्कार।